तो चलिए भाई हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है सर? एक डाइपोल ड्रा करो, उसके मिड पॉइंट में से डाइपोल के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है प्यारे बच्चों, एक डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होने वाली उस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल बोलते हैं प्यारे बच्चों। और उसी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल, जैसे एक्सियल लाइन के लिए निकाला वैसे इक्वेटोरियल के लिए। तो चलो भैया करते हैं शुभारंभ। तो करते कैसे हैं भैया? लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ए बी। एक ए बी नाम का डाइपोल हमने कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों, जहां पे ए ये रहा और बी ये रहा। ओके, लेट अस से माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बी द चार्ज इज प्लेस्ड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इनको क्या करेंगे? हम ज्वाइन करा देंगे सर। किससे? एक लाइन से। तो ये रही भैया लाइन, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया? डाइपोल बन गया सर। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है भैया? 2L है सर टोटल। तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल स्टार्टिंग से, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल ए बी वेयर माइनस क्यू इज द चार्ज प्लेस्ड ऑन ए एंड प्लस क्यू इज द चार्ज प्लेस्ड ऑन बी एंड 2L बी द टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल वेयर O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। O हमने क्या मान लिया इसका? मिड पॉइंट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कोई बता दो मुझे। तो इस तरफ होगी सर डाइपोल मोमेंट, तो इस तरफ है सर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अब क्या करेंगे? एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये रही भैया इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन ड्रा करने के लिए मैं फिर से एक डॉटेड लाइन ले लूंगा और कुछ इस तरह से ये मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन ड्रा हो गई प्यारे बच्चों। सिंपल। हाँ, तो इस पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लो। लेट अस से P पॉइंट मान लो ना, पिछले ही डेरिवेशन की तरह Z पॉइंट मान लो सर, क्योंकि P से डाइपोल मोमेंट को शो करते हो तो P पॉइंट मत मानो, है ना। सो लेट अस से Z बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड ड्यू टू दिस डाइपोल। Z कहां लाई करता है? इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, तो वहीं तो फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी खास बात, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, उस पॉइंट की पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोली जाती है। हाँ, मैंने बताया आपको 2009 या 10 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें बच्चों को एक साइड में पूछ लिया एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे मतलब, और एक सेट में दूसरे कोड में पूछ लिया ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो ये नाम भी इनके होते हैं प्यारे बच्चों। इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करने वाले किसी पॉइंट की पोजीशन को ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन भी बोल दिया जाता है। घबराना नहीं है। क्लियर? चलें आगे। चलो सर, अब ये पॉइंट जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है डाइपोल के कारण, उसकी डिस्टेंस हम मिड पॉइंट से कितनी लेते हैं? R लेते हैं। जैसे एक्सियल लाइन वाले में यहां से यहां R ली थी, तो अब मिड पॉइंट से यहां R ले लेंगे सर। सो लेट अस से Z be the point on equatorial line where R is the distance of the point Z from the midpoint of the dipole where electric field is to be found। करते हैं स्टार्ट। पहला भैया, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं और दोनों का वेक्टर एडिशन कर दूं, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही जाएगी। आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी प्यारे बच्चों। तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो मान लो let E1 be the electric field। लिखो, let E1 be the electric field at point Z due to minus Q charge at point A। माइनस Q A पे रखा है, तो इसके कारण यहां पे Z पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको E1 मान लो। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट के कारण, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो क्या करूं? दोनों पॉइंट्स को मिला लो सर। चलो मिला लेते हैं। तो ये लो, ये मिला लिया। तो Z पे इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण इस तरफ होगी या अवे होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी या अवे फ्रॉम द नेगेटिव? टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है सर। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कौन सी? ये वाली। कौन सी? अरे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी भैया, इस तरह से। ठीक है। सो दिस इज E1। हाँ ठीक है।
तो वैल्यू कितनी होगी E1 की? हाँ, तो प्यारे बच्चों E1 विल बी इक्वल टू K क्यू बाय R स्क्वायर। हाँ, K ऐसे कैसा 9 इंटू 10⁹ वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? हाँ, इंटू में क्यू, चार्ज माइनस क्यू है, उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है भाई, क्यू बाय में R स्क्वायर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस। हाँ, चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। अब ये कितनी है ये तो नहीं पता सर। तो प्यारे बच्चे ये पूरा 2L था, ये L है, तो ये कितना बचा? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये बचा ना, याद होगा भैया। हाँ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर करना है यहां पे, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी अकेला, या लिख दो एक बार तो, चलो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर प्यारे बच्चों। यानी मैं यहां से E1 क्या लिख सकता हूं? K क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो ऐसे करके, तो यहां पे डायरेक्शन क्या लिखोगे? अलोंग ZA, अलोंग ZA, अलोंग ZA, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अदरवाइज ये नहीं लगाया था, ये नहीं लिखा था, तब तक उसका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, लेट अस से लेट E2 be the electric field at point Z due to the charge plus Q at point B। हाँ, तो इनको मिला लो भैया, इनको मिला ही लो, दोनों को मिला ही लो, चार्जेस को। ये लो सर, मिला ही लेते हैं, मिला लिए। तो इस B के कारण प्लस Q के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स या अवे, अवे होगी सर, कॉमन सेंस। हाँ प्यारे बच्चों, तो अवे होगी, तो मैं व्हाइट कलर फिर से ले लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ले लो सर, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये अवे होगी, यानी इस तरफ होगी। हाँ ठीक है भाई, और इस तरफ होगी, तो चलो भैया ये एरो लगा दी है, ये एरो बना दी है, और इसका नाम हमने क्या दिया है? E2। क्या नाम दिया है? E2 प्यारे बच्चों। तो E2 की वैल्यू निकाल दो इसके कारण यहां पे भैया, तो E2 विल बी इक्वल टू K क्यू, तो क्यू है भाई में R स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस उतनी ही है जितनी ये थी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ, और उसका स्क्वायर करना है, तो अब की बार तो सीधा ही लिख रहा हूं मैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपल प्यारे बच्चों। हाँ, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, वो कितनी है, किस तरफ है? अलोंग, अब वेक्टर लगा दूंगा तो डायरेक्शन लिख दूंगा साथ में, अलोंग Z, और इसको भी नाम दे दो कुछ ना कुछ, C नाम दे दो, C नाम दे दो, अलोंग ZC, अलोंग ZC। या आप ऐसे ही बोल सकते हो अलोंग BZ के अलोंग, इस डायरेक्शन में। ओके, घबराना नहीं है, ठीक है भैया। चले आगे, अब सुनो, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, वी कैन सी दैट E1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। तो मैं दोनों को E1 E2 लिखने की बजाय E ही ना लिख लूं। ओके, लेट अस से, मान लेते हैं E1 E2 अगर इक्वल है तो दोनों को मैं E लिख लूं, लिख सकते हो भैया। ठीक है, तो सुनो भाई, ये E1 ये E2 क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल है सर। तो दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना है प्यारे बच्चों, यहां कहीं आ जाएगा। हाँ आ जाएगा सर। उससे भी पहले, उससे भी आसान एक बात और है। क्या है सर? वो बता ही दो ना। चलो भैया बता देते हैं। ये एंगल कितनी? थीटा। ये भी कितनी मान लूं? थीटा मान लो सर। ठीक है भैया, थीटा मान लिया। अब अगर मैं इसको रिजोल्व करना चाहूं तो देखो, अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, हां, तो इस E1 की इसके साथ भी ये एंगल थीटा होगी, बिल्कुल होगी। इफ OAZ इज थीटा, देन इसको D मान लू, DZA विल आल्सो बी थीटा। हां, तो E1 को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लो प्यारे बच्चों। E1 को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूं। E1 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, E1 कोस थीटा, हां थीटा के साथ, और एक इस तरफ आएगा E1 साइन थीटा, बिल्कुल आएगा सर। और इसी तरह ये एंगल थीटा थी, तो ये एंगल भी थीटा ही बचेगी। हां, चलो मैं इसको अलग अलग कलर से लिख देता हूं यार, नो प्रॉब्लम। इसको ना कलर चेंज कर लो, तो ये भी एंगल थीटा अगर है तो E2 का एक कंपोनेंट इस तरफ E2 कोस थीटा, हां, और इस तरफ ऊपर की तरफ E2 साइन थीटा। अब E1 और E2 बराबर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? एज E1 इज इक्वल टू E2, हेंस
E2 sin theta will be equal to E1 sin theta. Both are opposite in directions. So E1 sin theta will cancel the E2 sin theta. And we will left with only E1 cos theta and E2 cos theta. ये वन था प्यारे बच्चों. E1 cos theta and E2 cos theta both are in same direction. So net electric field due to both the charges will be equal to 2E cos theta. है ना. देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या आई, E नेट प्यारे बच्चों किसके इक्वल आई, E1 cos थीटा, हाँ, प्लस में E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है भैया, दोनों उस तरफ है तो दोनों ऐड हो जाएंगे यार, हाँ, और ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे. तो अब E1 E2 क्या लगा रखा है, एज वी नो दैट E1 इज इक्वल टू E2 एंड बोथ आर इक्वल टू E, हैंस E नेट विल बी इक्वल टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2E cos थीटा. बिल्कुल प्यारे बच्चों, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 और E की वैल्यू क्या थी, E1 रखो या E2 रखो दोनों सेम ही है, और उसकी वैल्यू क्या थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी सर, और इनटू में कोस थीटा. कोस थीटा क्या है भाई, कहां से निकालें, अरे या तो इस ट्रायंगल से निकाल लो या इस ट्रायंगल से निकाल लो. कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है एल यहां पे, हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, यानी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी पावर 1/2 बोल सकते हैं. क्लियर प्यारे बच्चों, एज सिंपल एज दैट. अब मुझे ये बता दो हाँ कि क्यू इंटू 2L को क्या लिख सकता हूं, क्यू इंटू 2L को P लिख सकते हो सर, ये तो एक K तो ऐसे का ऐसा, क्यू इंटू 2L को आप डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहां पे पावर 1 है, यहां पे 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो यहां पे इसकी पावर 3/2 हो जाएगी भैया. सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. और भी है क्या कुछ साथ में, कुछ भी नहीं है क्या कुछ, देख लो अभी भी, देख लो भैया. L, हाँ, अरे 2E cos थीटा, 2 ऐसे कैसा, E की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. क्लियर, पढ़ चुके हैं यार, ये रही के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. हाँ, तो 2E cos थीटा था, तो E की वैल्यू ये रही, 2 ये रहा, cos थीटा की वैल्यू L अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी उसकी पावर 1/2. तो ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई प्यारे बच्चों. अब इसकी डायरेक्शन बताओ, अगर ये लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन क्या लिखूंगा, सर डायरेक्शन तो ये है टोटल. हाँ, एक और बात है प्यारे बच्चों, वेक्टर से सोच लो यार, ये और ये बराबर हैं, ये और ये वैल्यूज बराबर हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, आना ही था. और ये डायरेक्शन किसके अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई है, यानी डायरेक्शन अगर यहां पे वेक्टर लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन उस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आती है प्यारे बच्चों. क्लियर है मेरी बात. अब अगली बात, जैसे एक्सियल के लिए किया था, क्या किया था सर, वहां पे ये पढ़ा था कि अगर डाइपोल अपना छोटा है, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल सर, तब क्या होगा भैया, यानी ये जो पॉइंट है ना जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये काफी दूर है इसकी चौड़ाई की बजाय. हाँ, डाइपोल की जो 2L है उसकी बजाय R बहुत बड़ा है, तो फिर उस बहुत बड़े को ये डाइपोल की लेंथ ना के बराबर दिखेगी. हम जितना दूर जाते जाएंगे हमें ये बिल्कुल पास पास दिखते जाएंगे, मानते हो ना आप. हाँ, तो प्यारे बच्चों, यानी इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल देन हट जा भैया, देन R इज ग्रेटर देन L, so L can be neglected, ऐसे लिखना, आपको रटना नहीं है, पूरा समझाया है. L can be neglected, और अगर L को नेग्लेक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R क्यूब बच जाएगा अकेला. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू KP बाई R क्यूब भैया, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा. डायरेक्शन तो पता ही है. अब सुनो,
ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए आई है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन कितनी आई थी? के 2p/r³ आई थी। ये फर्क है प्यारे बच्चों दोनों में। एक्सियल लाइन पे अगर मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे, देखो ये एक डाइपोल था आपके पास, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 2p/r, k इंटू 2p/r³ आएगी। ये r है। और इतनी ही डिस्टेंस पे अगर मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल लाइन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इतनी ही डिस्टेंस पे यहां पे 2 नहीं आएगा, साथ में kp/r³ आएगी। यानी उतनी ही दूरी पे, मिड पॉइंट से उतनी ही दूरी पे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आती है एज कंपेयर टू उतनी ही दूरी पे इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। क्लियर? हां, यानी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन फॉर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू 2, है ना? हां, यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल। हां, दिस बाय दिस 2 बचेगा, 2/1। सिंपल। क्या डायरेक्शंस डायपोल मोमेंट की क्लियर हैं? दोनों टॉपिक्स के लिए क्लियर हैं? तो प्यारे बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब एक बात बताओ, दो चार्जेस के बीच में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r² के, लेकिन एक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, अगर स्मॉल डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉट r² बट r³ स्मॉल डायपोल के लिए प्यारे बच्चों। अगर लार्ज डायपोल है और अगर आप इस हाइट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस लेंथ ऑफ द डायपोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो काफी ज्यादा दूर अगर नहीं है, तो आप ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे भैया ना। फिर कौन सा करेंगे? ये वाला। ये l² बना रहेगा, वैल्यूज पुट कर देना, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चले आगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालें।